चलिए, तो आज फंड का फंडा में जैसे कि हर हफ्ते हम करते ही हैं, आपको एक फंड के बारे में बताते हैं और मिलाते हैं उनके फंड मैनेजर से। कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड आज हम लेकर आए हैं। शिबानी सरकार, कुरियन एसईपी कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिबानी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर बात होगी कोटक के फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में। फंड की बारीकी में मैं जाऊँ शिबानी, उससे पहले जानना है मुझे कि ये कैटेगरी का जन्म किस उद्देश्य, किस मकसद के साथ हुआ था? सेबी की जब क्लासिफिकेशंस आई थी, जब बदलाव सुझाए गए थे, तब इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बताएं कि आज की तारीख में जब आपके पास एक मल्टी कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद एक ऐसी कैटेगरी जो कि काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पर एक सीमित दायरे में और सीमित स्टॉक्स में आप एक फंड मैनेजर होने के नाते निवेश करती हैं, क्या मतलब है एक फोकस कैटेगरी का? किस तरह की कैटेगरी है ये? धन्यवाद। थैंक यू। माय प्लेजर बीइंग हियर। तो ये जो कैटेगरी है फोकस्ड फंड का, जो कैटेगरी है, जैसे आपने कहा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड कैटेगरी है। यहाँ पे 30 स्टॉक्स का अपर लिमिट रहता है। बट ओवरऑल जो कैटेगरी है वो फ्लेक्सी कैप है, यानी कि हम किसी भी मार्केट कैप क्राइटेरिया या मार्केट कैप ओवरऑल कहीं भी जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो बेसिकली जो फोकस्ड फंड्स ऐसे पूरा फंड्स है जहाँ पे उद्देश्य ये है कि जो भी फंड हाउस का टॉप आइडियाज है, उन आइडियाज को साथ लाके एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट करना। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आती है, तो इसमें रिस्क क्या रहता है? तो एक डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले में यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। पर अगर हम ओवरऑल मार्केट स्ट्रेटजी और कैपिटल मार्केट्स की थ्योरी को भी देखें, तो मार्केट में एक हिस्सा है जो रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, और एक दूसरा हिस्सा है जहां पे स्टॉक एडिशन या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से रिस्क डाइवर्सिफाई किया जाता है। पर यह थ्योरी यह भी कहती है कि अगर हम 30-35 स्टॉक्स के ऊपर जाए तो रिस्क ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन वहां पे नहीं होता है। तो फोकस फंड का उद्देश्य यही है कि जो फंड हाउस का बेस्ट टॉप आइडियाज है, बॉटम अप स्टॉकिंग के माध्यम से इन आइडियाज का एक पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, और इस कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच के माध्यम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे फंड्स में है कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं ये स्ट्रक्चरल कॉल्स है, मैं उस पर आऊं स्टॉक्स पे लिया शिवानी, मैं जाता उस है। पर आऊं उससे पहले क्योंकि आपने फोकस्ड फंड की कैटेगरी के बारे में समझाइश दे दी अच्छे से, और साथ में ये भी कहा कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिए आपके पास अगर आपको चाहिए तो ये कैटेगरी है जिसमें निवेश किया जा सकता है। फंड की बारीकी में बाद में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना है, क्योंकि इससे मिलती जुलती कैटेगरी तो एक मल्टी कैप भी है, एक फ्लेक्सी कैप भी है। आज का आपके पास एक निवेशक होने के नाते म्यूचुअल फंड में इतने सारे विकल्प है निवेश करने के लिए। अगर आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल पता है, अगर आपको आपकी निवेश की अवधि पता है, आपको पता है कि किस लक्ष्य के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो इन विकल्पों के समुंदर में से आप किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास एक मल्टी कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, एक फोकस्ड कैटेगरी है, एक लार्ज एंड मिड कैप भी ऐसी कैटेगरी है जहां पे स्मॉल कैप का एक्सपोजर नहीं, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप का मुझे मिल जाएगा, तो क्या फोकस कैटेगरी थोड़ी सी ज्यादा जोखिम भरी नहीं हो सकती? क्योंकि आप एक सीमित नंबर के स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपके फंड में भी लगभग 30 स्टॉक्स है जिसमें आप निवेश करती हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप के मुकाबले, एक मल्टी कैप के मुकाबले, जहां पे शायद फंड मैनेजर के लिए एक यूनिवर्स निवेश करने के लिहाज से ज्यादा है, सीमित हो जाता है आपके लिए अगर फोकस कैटेगरी को देखें, तो क्या ये मेरे लिए जोखिम ज्यादा नहीं है? हाँ, तो ये थोड़ा सा रिस्क कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप के मुकाबले में फोकस कैटेगरी में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। पर जैसे मैंने कहा, दो बात हमें याद रखना चाहिए कि फंड डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से हम मार्केट रिस्क को कम कर सकते हैं, बट 30-35 स्टॉक्स के आगे मार्केट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली थ्योरी कहता है कि वहां से बहुत कम नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि फोकस फंड में जैसे हम फंड मैनेज करते हैं, तो जब स्टॉक्स लेते हैं उसमें दो रिस्क पर हम ध्यान देते हैं। एक तो लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो लिक्विडिटी को ध्यान में रखते ही पोर्टफोलियो में पोजीशनिंग किया जाता है हर स्टॉक का। और दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल व्यू जो है स्टॉक पे, वहां पे हम अपसाइड रिस्क भी देखते हैं और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। तो इन
बातों को ध्यान मद्देनजर रखते हुए पोर्टफोलियो का जो क्रिएशन होता है, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होने के मुकाबले एक प्योर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के मुकाबले में यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा है। और इसीलिए जो भी निवेशक इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका व्यू क्लियरली लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही इस पोर्टफोलियो में और इस तरह के कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। पर एक तो चीज और ध्यान में, जी या जी, सॉरी, बोलिए बोलिए। और एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्टॉक्स यहाँ पे इस पोर्टफोलियो में हम शामिल करते हैं, इन स्टॉक्स में हम टैक्टिकल व्यूज नहीं लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म व्यूज लेते हैं। इसीलिए ये पोर्टफोलियो एक स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो है, जो कि अगर आप इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म व्यू पे आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पोर्टफोलियो में आप निवेश कर सकते हैं। अब फंड की बारीकियों में जाते हैं शिबानी, मुझे मार्केट कैप के लिहाज से आप जरा समझाइएगा किस तरह से आप डाइवर्सिफाइड हैं, क्या क्या एक्सपोजर है आपका? तो ये फंड कैटेगरी जो है एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के तौर पे है, यानी कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मार्केट कैप का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना ही रखना पड़ेगा। अभी जो हमारा फंड का पोजीशनिंग है, हमारा बायस लार्ज कैप की तरफ है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस को देखें, तो मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल से अभी भी ऊपर है। और मार्केट में नियर टर्म वॉलेटिलिटी के कारण लार्ज कैप्स का जो हमारा व्यू है, थोड़ा सा हमारा व्यू ओवरवेट है लार्ज कैप्स के और इसी कारण फंड का पोजीशनिंग भी लार्ज कैप ओरिएंटेड अभी है। पर इस फंड में जब हम स्टॉक्स चुनते हैं, क्योंकि ये 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो स्टॉक सिलेक्शन ज्यादातर बॉटम अप बेसिस पे होती है, यानी कि स्टॉक पर ध्यान रखते हुए ये पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन किया जाता है। बिल्कुल। शिबानी, ऑब्वियसली इस फंड का बायस लार्ज कैप की तरफ है, और ऐसा क्यों है ये भी मुझे जानना है। लार्ज कैप ज़्यादा पोर्टफोलियो में होने से आपको स्थिरता मिलती है, कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हो तो वो गिरावट को कम करने में सहायता करते हैं लार्ज कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप उतार चढ़ाव का आलम ज़्यादा बढ़ा देते हैं किसी भी फंड के पोर्टफोलियो में। क्या यही आपके पीछे मंशा रही है लार्ज कैप का ओवरवेट रहने के पीछे, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसा कि आपने कहा, तो लार्ज कैप ज्यादा मुनाफा कमा कर देने की क्षमता रखते हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? क्या वजह है लार्ज कैप में हैवी होने के पीछे? जैसे आपने कहा कि फंड में लार्ज कैप का पोजीशनिंग तो रहेगा ही, क्योंकि एक तो लिक्विडिटी के तौर पर लार्ज कैप्स में लिक्विडिटी ज्यादा है। ओवरऑल अगर जैसे आपने कहा कि स्टेबिलिटी भी लाती है पोर्टफोलियो में, तो लार्ज कैप्स का प्रेजेंस इस पोर्टफोलियो में रहेगा। पर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो का बायस थोड़ा ज्यादा है लार्ज कैप्स पे, जहाँ पे हम ओवरवेट है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर वैल्यूएशन के तौर पे देखें, तो लार्ज मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में लार्ज कैप के वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल्स पर आ चुके हैं, पर मिड कैप का जो वैल्यूएशन है वो लार्ज कैप की तुलना में अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल से ऊपर है। इसी कारण मिड कैप वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े बहुत स्ट्रेच लग रहे हैं, जिसके कारण हमारा थोड़ा सा लार्ज कैप के और ओवरवेट है पोर्टफोलियो में। और दूसरी बात ये है कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का हिस्सा तो रहेगा, ये नहीं कि हम पोर्टफोलियो में लार्ज कैप नहीं रखेंगे, पर करंट जो पोजीशनिंग है पोर्टफोलियो में, वो मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप वैल्यूएशंस को देख के हमने पोर्टफोलियो पोजीशनिंग किया है। पोर्टफोलियो क्रिएशन के समय जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, लिक्विडिटी रिस्क जो है वो हमेशा हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और लिक्विडिटी पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात है कि ये जो पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो है। इसका मतलब है कि हम स्टॉक्स में बहुत ही नजदीकी तरीके से या शॉर्ट टर्म टैक्टिकल कॉल्स नहीं ले रहे, पर हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें जहां पे हमारा व्यू लॉन्ग टर्म बेसिस पे, स्ट्रक्चरल बेसिस पे हमारा व्यू पॉजिटिव। एक चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है, हम फंड को बनाते हैं, जब उसका पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, रोज़मर्रा के उतार चढ़ाव और डेवलपमेंट्स को ज़्यादा काउंटेड नहीं किया जाता। लेकिन अब जैसे कि हमने देखा है कि मार्च के अंत से एफपीआईएस का जो इनफ्लो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी हम देख रहे हैं कि अब तेज़ी का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कब तक फिजल आउट हो जाएगा शिबानी भी नहीं पता, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या आने वाली कुछ तिमाहियों में आप मिड कैप स्मॉल कैप में लॉन्ग जाने का या एक्सपोजर बढ़ाने का कोई आप इसको लेकर मंशा बना सकती हैं? क्या ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है? क्या लगता है आपको?
हाँ, तो हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप के प्रेजेंस ऑलरेडी है। अगर एक स्तर पर हम पहुंच जाए जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव बन जाए लॉन्ग टर्म बेसिस पे लार्ज कैप के तुलना में, तो हमारा पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन भी हम तब रिविजिट करेंगे। पर जैसे मैंने कहा कि जब हम स्टॉक्स और ये पोर्टफोलियो जो क्रिएशन करते हैं, ये थोड़ा अलग पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट है क्रिएशन का, क्योंकि हम स्टॉक्स को इंडिविजुअल बेसिस पे या बॉटम अप बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं। तो हमारा एक इंटरनल फॉर्मूला या मॉडल कह सकते हैं जिसके माध्यम से हम स्टॉक पिकिंग करते हैं, और हम तीन एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। हर कंपनी पे हम तीन एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। एक तो है बिजनेस, हम उन कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं जहां पे हमें ग्रोथ विजिबल है और मार्केट शेयर गेन विजिबल है, और ये स्केलेबल और सस्टेनेबल है। दूसरी बात है मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट क्वालिटी पे काफी ध्यान देते हैं, उनके एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड और विजन पर। और तीसरी बात है वैल्यूएशंस। तो हमारा जो फिलॉसफी है वो है ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी कि हम उन कंपनीज पे ध्यान दे रहे हैं जो कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं पर जहां पे वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और मार्केट कैप के वैल्यूएशंस को भी ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो का जो हम कॉम्पोजिशन डिसाइड करते हैं। शिवानी, अभी फिलहाल आपका किन सेक्टर्स की ओर रुझान ज्यादा है? तो हमारा मानना है कि इस करंट माहौल में जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं वो बेटर प्लेस्ड है। यहाँ पे ग्रोथ और अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी ज्यादा है। हमारा मानना है कि ये जो साल है जहाँ जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी आपको दिखेगी या अर्निंग्स ग्रोथ आपको दिखेगी, वहीं पे वो सेक्टर्स बेटर प्लेस्ड है। और इसी कारण डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे हमारा व्यू ग्लोबल सिक्लिकल्स के मुकाबले में ज्यादा पॉजिटिव है। और इन सेक्टर्स में सबसे आगे है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक सेक्टर है जहां पे हमारा मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग रही है और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। दूसरी है द कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे भी हमारा मानना है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस करंट माहौल में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे काफी फोकस है पॉलिसी को, तो ये एक और सेगमेंट है जहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। और थर्ड है ऑटोमोबाइल स्पेस, यहाँ पे हमारा ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है। और फोर्थ है सीमेंट, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, होम बिल्डिंग, इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पोजीशनिंग ज्यादातर डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स की ओर है, और हमारा अंडरवेट्स जो है ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे कि मेटल्स, ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी, इन तीनों सेक्टर्स में हमारा अंडरवेट पोजीशनिंग। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी बारीकी में जाके न सिर्फ इस कैटेगरी बल्कि कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड पर भी बात कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, आपने समय निकाला और तमाम डिटेल्स हमारे दर्शकों को दिया आज। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।